दूध मांसाहारी होता है या फिर शाकाहारी? गाड़ियों के टायर काले ही क्यों होते हैं? गर्म करने पर दूध क्यों उफनता है? लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाया जाता है? सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं होते हैं और मोबाइल नंबर 10 अंकों के ही क्यों होते हैं? इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या खराब और क्या क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मृत व्यक्ति की नाक में रुई क्यों लगाई जाती है? आमतौर पर हम सब जानते हैं कि डेथ के बाद 4 से 6 घंटे में शरीर में जकड़न की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसे मेडिकल की भाषा में राइगर मार्टिस कहते हैं। राइगर मार्टिस के साथ ही शरीर में सड़न की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें बदबूदार गैसेस का बनना शुरू हो जाता है, जिससे पेट फूलने लगता है और यही गैसेस शरीर को हिलाने पर निकलने लगती हैं, जो नाक के जरिए निकलती हैं। कभी कभी गैसेस के साथ कुछ सीक्रेशंस भी होने लगता है और इसी सीक्रेशन को रोकने के लिए नाक में रुई लगाई जाती है। कभी कभी नाक के साथ साथ कान से भी सीक्रेशन होने लगता है, इसलिए नाक के साथ दोनों कानों में भी रुई लगाना चाहिए। डेथ के बाद जितनी जल्दी हो मृतक की आंखों को भी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो राइगर मार्टिस होने के बाद आंखों को बंद करना कठिन होता है और खुली हुई आंखों में मृत शरीर डरावना प्रतीत होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वेस्ट इंडीज देश के लोग काले क्यों होते हैं? मनुष्य का रंग उसकी त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर डिपेंड करता है, जिसे पिगमेंट कहा जाता है। जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर के टिश्यूज द्वारा अधिक मेलानिन बनने लगता है। शरीर के द्वारा अधिक मेलानिन बनने की वजह से शरीर का रंग काला या फिर गेहुआ हो जाता है, जबकि ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों के शरीर में मेलानिन की मात्रा कम पाई जाती है। यही वजह है कि लोगों की त्वचा का रंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। वेस्ट इंडीज जैसे देशों का तापमान बहुत गर्म होता है, इसलिए वहाँ रहने वाले लोगों का रंग काला होता है। वहीं अमेरिका जैसे देशों का तापमान बहुत ठंडा होता है, वहाँ पर गर्मी बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों का रंग गोरा होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं? ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा थकान होने के कारण खर्राटे आते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। सोते समय सांस में रुकावट का होना खर्राटे लेने का मुख्य कारण है। जब मुंह और नाक के अंदर से हवा निकलने के रास्ते में रुकावट होती है या निकलने वाली जगह कम हो जाती है, तब खर्राटे की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। हवा का बहाव कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दियों के दिनों में कुछ लोगों को खर्राटे ज़्यादा आते हैं या फिर साइनस में संक्रमण के दौरान भी आते हैं। नाक के अंदर निकले छोटे छोटे कणों के कारण भी वायु मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं। जब नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और उसमें मांस बढ़ जाता है, तब भी सांस लेने में प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से सांस लेने के साथ साथ आवाज आती है और उसे खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो वो फूलती क्यों है? हम आपको बता दें कि जब आटे में पानी मिलाकर आटे को गूंदा जाता है तो आटे में उपस्थित प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती है, जिसे लासा या फिर ग्लूकोज कहते हैं, जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। और जब आटे की रोटी बनाकर उसे सेका जाता है तो उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे रोटी फूल जाती है और 2 परतों में बंट जाती है। यही कारण है कि रोटी बनने के बाद फूल जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाड़ियों के टायर काले ही क्यों होते हैं? दरअसल हमारी गाड़ियों के टायर जल्दी ना घिसे, इसके लिए टायर को बनाते समय इसमें काला कार्बन मिलाया जाता है, जिससे टायर का रंग काला हो जाता है। इस कार्बन को मिलाने से टायर और अधिक मजबूत हो जाता है और जल्दी नहीं घिसता है। लेकिन बच्चों की गाड़ियों या फिर साइकिल के टायरों का रंग काला इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अधिक नहीं चलते हैं, तो इनमें काला कार्बन नहीं मिलाया जाता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि गाड़ियों के टायरों का रंग काला होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूध क्यों उफनता है? आपको बता दें कि दूध में अधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा मौजूद रहता है, और जब दूध को गर्म किया जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हल्के होने के कारण ये दूध की सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं और दूध से उठने वाली वाष्प को बाहर नहीं जाने देते। और जब यह वाष्प बाहर जाने का प्रयास करती है तो बुलबुलों के रूप में झाग बनाती है और दूध उफनकर बाहर आ जाता है। यही कारण है कि गर्म करने पर दूध उफनता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नाक आखिर क्यों बहती है? आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में हमारी नाक बहने लग जाती है और हमें जुकाम हो जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल सर्दी के मौसम में जब हम ठंडी हवा सांस के साथ अंदर लेते हैं तो हमारी नाक में उपस्थित पानी की छोटी छोटी बूंदें
संगठित होकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं और यही बूंद भारी होकर नाक से बाहर आने लगती है और कभी कभी हमारी नाक में कुछ कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हीं कीटाणुओं से लड़ने के लिए हमारी नाक में उपस्थित म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का कॉम्बिनेशन बनाती है और ये पदार्थ हमारी नाक से पानी के रूप में बहने लगता है। यही कारण है कि हमारी नाक बहने लगती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लिफ्ट के अंदर शीशा यानी कि कांच क्यों लगाया जाता है? दरअसल समय के साथ लिफ्ट में काफी बदलाव हुए हैं। शुरुआत में लिफ्ट को केवल 1 या 2 लोग ही लिफ्ट में सफर कर सकते थे, लेकिन जब ज्यादा लोग इसका प्रयोग करने लगे तो इसकी क्षमता बढ़ा दी गई और इसे अधिक लोगों को लाने और ले जाने के लिए बनाया गया। लेकिन इतना अच्छा आविष्कार करने के बाद भी लोगों की यह शिकायत रही कि लिफ्ट धीमे चलती है। कुछ लोगों ने लिफ्ट निर्माता कंपनियों को सलाह दी कि आप लिफ्ट की स्पीड बढ़ा दें, लेकिन यह करना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। तो लिफ्ट निर्माता कंपनियों को एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना लिफ्ट के अंदर एक शीशा लगा दिया जाए ताकि लोग अपना चेहरा देखने और साज सजावट में व्यस्त हो जाएं और उन्हें समय का पता ही न चले। तो पहले यह काम केवल ट्रायल के लिए शुरू किया गया और यह काफ़ी कारगर साबित हुआ और लोगों की शिकायत आना कम हो गई। तो लिफ्ट निर्माता कंपनियों ने सारी लिफ्टों में शीशे लगवा दिए और उसके बाद आजकल तो पूरी लिफ्ट ही कांच की बनाई जाती है ताकि आप सफ़र करते वक्त बाहर का नज़ारा देख सकें और आपको समय का पता ही ना चले। तो दोस्तों, यही कारण है कि लिफ्ट के अंदर शीशा लगाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? दरअसल जिस समय मोबाइल का आविष्कार हुआ था उस समय मोबाइल में से सिम निकालने की सुविधा नहीं थी। अगर आपने एक बार कोई मोबाइल खरीद लिया तो आपको उसी के साथ आने वाले नंबर को ही प्रयोग करना होगा। लेकिन बाद में इसमें कुछ सुधार हुए और इस सिम का आविष्कार हुआ जिसे आप किसी भी मोबाइल में डालकर प्रयोग कर सकते थे। लेकिन वे सभी सिम कार्ड चारों ओर से एक जैसे थे, तो लोगों को इस बात को समझने में काफ़ी परेशानी होने लगी कि सिम को किस तरफ से मोबाइल में डाला जाए। कई बार गलत सिम लगाने की वजह से मोबाइल में काफ़ी परेशानी होने लगी। तो लोगों को इस परेशानी से दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनियों ने सिम के एक कोने को काट दिया, जिससे लोगों को ये पता रहे कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। सिम कार्ड का कोना केवल लोगों की सुविधा के लिए काटा जाता है और दोस्तों, यही कारण है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिकल फील्ड में लाल प्लस के निशान का प्रयोग क्यों किया जाता है? दरअसल जिस प्लस के निशान का प्रयोग मेडिकल फील्ड के क्षेत्र में किया जाता है वह रेड क्रॉस का निशान है, जो चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन है। रेड क्रॉस की मूल अंतर्राष्ट्रीय समिति 1963 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हेनरी डुनेंट और गुस्ताव मोनियर द्वारा स्थापित की गई थी। ये संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस में लगाया जाता है। डॉक्टर या फिर चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिकल फील्ड में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं होते हैं? दरअसल कीबोर्ड टाइपराइटर का बदला हुआ रूप है। टाइपराइटर को 1968 में लेथम शोल्स ने बनाया था और शुरुआत में टाइपराइटर के बटन ABCD की सीरीज में होते थे, लेकिन इन बटनों की सहायता से टाइपिंग करना काफ़ी कठिन होता था। तो इस कठिनाई को कम करने के लिए कीबोर्ड में कई बदलाव किए गए और सबसे पहले उन अक्षरों का चयन किया गया जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें उंगलियों की पहुँच के हिसाब से क्रम में लगाया गया और 1873 में शोल्स ने एक नए तरीके से बटनों वाले टाइपराइटर का निर्माण किया और इसी का नाम QWERTY यानी कि QWERTY रखा गया। और बाद में यह मॉडल शोल्स ने रेमिंगटन एंड सन्स ने खरीदा और 1874 में रेमिंगटन ने कई और कीबोर्ड भी बाजार में उतारे। और जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कंप्यूटर में भी इसी कीबोर्ड का प्रयोग किया गया। हालांकि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड और टाइपराइटर में प्रयोग होने वाले बटनों में थोड़ा सा अंतर होता है और यही कारण है कि कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल नंबर 10 अंकों के ही क्यों होते हैं? आपको बता दें कि साल 2003 तक हमारे पास 9 अंकों का सेल नंबर था, जिससे अधिकतम संख्या में सेल संख्या 109 थी, यानी अधिकतम 1000 मिलियन या 100 करोड़ ग्राहक। लेकिन अब हमारी आबादी 125 करोड़ के करीब है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 9 अंकों का सेल फोन नंबर नहीं हो सकता। जिसके बाद 10 अंकों वाली प्रणाली को लागू किया गया। 10 अंकों वाले सेल नंबर को अपनाने की क्षमता 10 अरब या 1000 करोड़ है, यानी कि 10 अंक के नंबर 1000 करोड़ ग्राहकों की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हमारे कुल जनसंख्या को मोबाइल नंबर प्राप्त हो सके और साथ ही साथ इसकी कमी भी ना हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूध शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी? दूध को कुछ लोग शाकाहारी बोलते हैं और कुछ लोग मांसाहारी, मगर आखिर ऐसा क्यों है? इसके लिए हम दोनों तरफ की दलीलें रखेंगे। तो सबसे पहले दलीलें उन शाकाहारियों की तरफ से जो कहते हैं कि दूध एक शुद्ध बेज यानी कि शाकाहारी भोजन है।
सबसे पहली बात है कि दूध महज एक स्राव है, यानी कि सीक्रेशन है जानवर का, ना कि उसका मांस। जब तक आप जानवर के किसी भी हिस्से का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उसे आप शाकाहारी ही कहेंगे। दूसरी बात है कि दूध में कोई भी जिंदगी देने वाली शक्ति नहीं होती है, ऐसे में जिसे बायोसेल्स कहते हैं, जो कि आपको एक अंडे में मिलते हैं, इसलिए उसे निर्जीव माना जाता है। तीसरी बात है कि अब तकनीकी तौर पर दूध की टर्म यानी कि लैक्टो वेजिटेरियन दी गई है, जिसके नाम में ही शाकाहारी है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं उन बातों के बारे में जिसके चलते आप कह सकते हैं कि दूध पूरी तरह से मांसाहारी भोजन है, न कि शाकाहारी। सबसे पहली बात है कि दूध में आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और डीएनए मिलता है, जो कि आपको सिर्फ एक जानवर में ही मिल सकता है। इसके चलते आप इसको मांसाहारी कह सकते हैं। दूसरी बात, अंडे की तरह ही दूध में भी आपको एनिमल फैट मिलता है, तो जब भी आप दूध का सेवन करते हैं तो आप एक तरह से जानवर या उसके किसी हिस्से का ही सेवन कर रहे हैं। तीसरी बात, साइंस यानी कि विज्ञान की माने तो ये खून ही होता है, जो काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन की मदद से दूध में बदल जाता है। बेशक काफ़ी जगहों में दूध में खून या फिर पस सेल्स देखे गए हैं कई सारी लैब्स में, इसलिए जो कुछ भी खून से बनता है उसे आप शाकाहारी तो कभी नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये हमने आपको दलीलें दी दूध के शाकाहारी और मांसाहारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें सुझाव ज़रूर दीजिए।